हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। वो एक बिल लेके आए हैं जो कि राजस्थान में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको रेगुलेट करेगा। और ये इंडिया का पहला ऐसा कोई बिल है जो कोई स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है ये आगे बाकी स्टेट्स में भी रोल ओवर करेगा और हो सकता है सेंटर गवर्नमेंट भी ऐसा कोई कानून लेके आए। तो ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस 2 में गवर्नेंस लॉ, सोशल सोशल वेलफेयर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जीएस 3 में इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सेक्टर और सोशल डेवलपमेंट और जीएस 4 में एथिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट का पार्ट है। उसके अलावा प्रीलिम्स से भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिए हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी दिए हैं। बट चलो स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी a यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो राजस्थान ने एक लॉ पास किया है, एक बिल लेके आए, एक लॉ पास किया है जिसका नाम है राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। ओके, जिसका मेन गोल है कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करना, स्पेशली जो वहां के बड़े हब्स हैं कोटा और सीकर, वहां पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेस और उनके सेल्फ हार्म से जो डेथ हो रही है उनको कंट्रोल करना। और उसके अलावा प्रॉफिट मेकिंग और कमर्शियलाइजेशन जो कोचिंग सेंटर्स का बढ़ता जा रहा है और जहां पे स्टूडेंट वेलफेयर का ख्याल नहीं रखा जाता है बल्कि उन्हें कस्टमर्स की तरह देखा जाता है, उसको कंट्रोल करना या चेक करना। ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि पहले बैकग्राउंड क्या है इसका। तो पिछले 4 साल में 88 स्टूडेंट्स ने सेल्फ हार्म से, मैं वर्ड बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है, अपनी जान गंवाई है राजस्थान में, जिसमें कोटा में 70 और सीकर में 14 बच्चे हैं। पहले भी 2015 में 19 स्टूडेंट्स ने अपना जीवन इन कोचिंग हब्स में खो दिया था सेल्फ हार्म से। ये सब देख के राजस्थान का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी कि कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई, सुओ मोटो का होता है कि कोर्ट ने अपने आप ही इस मैटर को नोटिस किया और कोर्ट ने स्टडीज ऑर्डर की, जो स्टडीज कंडक्ट भी की गई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा, जिसमें कि कुछ गाइडलाइंस दी गई और कहा गया कि इस पे एक लॉ बनना चाहिए। तो अब ये जो बिल आया है ये एक रिस्पॉन्स है पब्लिक प्रेशर का, कोर्ट के ऑर्डर्स का और बार बार ये जो ट्रेजेडीज हो रही हैं इनका। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कोटा और सीकर ही क्यों मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। तो देखो, ये जो सिटीज है ना, ये कोचिंग कैपिटल्स हैं इंडिया की, खास करके आईआईटी और नीट वगैरह के एग्जाम्स के लिए। इवन सीकर के एमएलए ने कहा है कि 30 से 35% जो सीकर की इकोनॉमी है वो कोचिंग सेंटर्स पे डेवलप करती है। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग सेंटर्स तो हैं ही वहां पे, चलो अभी देखते हैं। और इस इंडस्ट्री का साइज राजस्थान में लगभग 50 लाख स्टूडेंट्स है जो इन कोचिंग सेंटर्स में एनरोल्ड हैं। 60,000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है और लगभग 10 लाख जॉब्स ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। तो डायरेक्ट तो हमें पता है कि कोचिंग सेंटर है, वहां पे टीचर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, ये सब है। इनडायरेक्ट जॉब्स में हो गए पीजी, हो गए टिफिन वाले, हो गए चाय वाले, एंड वहां पे इतने स्टूडेंट्स रहते हैं तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी चलती है, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, आईफोन का शोरूम, हर चीज वहां पे। मान लो सीकर में वैसे 50,000 लोग रहते थे और अब स्टूडेंट आ गए हैं तो वहां की पॉपुलेशन हो गई है 2 लाख या 5 लाख। तो अपने आप ही एक इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई भी रेगुलेशन बनेगी तो वो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे भी उसका इंपैक्ट होगा। दैट्स वाई ये बिल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस बिल के मेन फीचर्स क्या हैं, कि इसमें कोचिंग सेंटर्स को क्या करने के लिए कहा गया है और किस तरह से गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है, एक अथॉरिटी बनाने की बात की गई है जिसका नाम है राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। ये एक स्पेशल बॉडी होगी जिसे गवर्नमेंट सेटअप करेगी जो कि सभी कोचिंग सेंटर्स को ओवरसी करेगी जो राजस्थान में एस्टेब्लिश्ड है। और इसका पर्पस है ये मेक श्योर करना कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स का वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और किसी भी मिसयूज को या फ्रॉड को
प्रिवेंट करना इसका काम होगा। तो अब ये अथॉरिटी बनाई है तो इसमें कौन-कौन पार्ट होंगे? सबसे पहले तो एजुकेशनल ऑफिशियल्स यानी कि वो लोग जो टीचिंग और स्कूल के बारे में जानते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स ताकि लॉ एंड ऑर्डर को एन्श्योर किया जा सके और अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनको हैंडल किया जा सके। साइकियाट्रिस्ट इसका पार्ट होंगे ताकि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के बारे में भी लुक आफ्टर किया जा सके। ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर्स के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है तो उसमें कोचिंग सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे जो कि कोचिंग इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव वहां पे प्रोवाइड करेंगे। और इसका दूसरा स्टेक होल्डर यानी कि कोचिंग सेंटर है तो वहां स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो कि इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट जो हैं उनका ध्यान रखा जाए। तो ये तो है आपकी स्टेट लेवल की अथॉरिटी। अब इसके नीचे काफ़ी सारी हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनेंगी, जो कि लोकल लेवल पे काम करेंगी और हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी। अब इसके मेंबर्स होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्वियसली जो कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए और चीफ मेडिकल ऑफिसर ताकि मेंटल क्योंकि मेंटल वेल बीइंग और इन सब की बात हो रही है एंड साइकियाट्रिस्ट्स आर डॉक्टर्स, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं सरकारी वो। इन कमिटी का रोल होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कोचिंग सेंटर्स को ऑफिशियली रजिस्टर करना, ये चेक करना कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, रूल्स की हम आगे बात करेंगे। और ग्रीवांस रिड्रेसल सेल्स यानी कि किसी कोई कंप्लेंट है कुछ है तो उस तरह के ऑफिसेज को एस्टेब्लिश करना जहां पे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हैं वो जाके वो कंप्लेंट कर सके। अब आगे देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के लिए यहाँ पे क्या रूल्स बनाए गए हैं। ओके, तो कोचिंग सेंटर्स के लिए यहाँ पे मेन ऑब्लिगेशंस इस लॉ के अंडर रहेंगी। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। हर कोचिंग सेंटर को ये लॉ पास होने के 3 महीने के अंदर-अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। दूसरा इसमें पॉइंट है कि ईच स्टूडेंट हर स्टूडेंट को 1 स्क्वायर मीटर का स्पेस जो है वो क्लासरूम में मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी में 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक साथ तो उसका जो क्लासरूम होगा वो 100 स्क्वायर मीटर्स का होगा। ऐसा नहीं है कि भेड़-बकरियों की तरह छोटे-छोटे कमरों में बच्चों को घुसा दिया, ओवरक्राउडिंग कर ली। आप मुखर्जी नगर जाओ, करोल बाग जाओ, राजेंद्र प्लेस जाओ, इवन यहाँ पे भी तो छोटे-छोटे रूम्स में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो और कुछ नहीं ना तो अर्थक्वेक एंड फायर का अगर कोई डिजास्टर होता है जो कि न्यूज़ में भी आती है, तो ये लिटरली डेथ ट्रैप्स हैं। तो ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये इन्होंने रूल दिया है कि एटलीस्ट इतना स्पेस तो होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके पास एटलीस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ताकि टीचिंग की क्वालिटी मेंटेन हो सके। ये नहीं है कि कोई भी मुँह उठा के वहाँ पे पढ़ा रहा है, खुद 10th फेल है बट पढ़ना-लिखना आता है, चैट जीपीटी चला के पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, ग्रेजुएट एटलीस्ट होना चाहिए। कोई फ़ॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करेंगे आप कि भई अगर हमारे पास एडमिशन लोगे तो भई आईआईटी में ईयर 1 तो आपको मिला ही पड़ा है बच्चों, ये है, वो है। ऐसी बातें आप नहीं कर सकते। दूसरा है कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट वेलफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा और उनको काउंसलिंग सिस्टम्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, जिसमें कि एक होगी आपकी करियर काउंसलिंग ताकि स्टूडेंट को ये समझने में हेल्प मिले कि उसके लिए सही एकेडमिक चॉइसेस क्या हैं। यानी कि 10th में ऐसा नहीं है कि आपके 40% आ रहे हैं या और आप कह रहे हो कि मैं आईआईटी करूँगा या 12th में आपके 40% आ रहे हैं और कोचिंग वाले भी कह रहे हैं, "हाँ बेटे तेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं।" नहीं, उसको राइट एकेडमिक चॉइसेस दो कि आप कॉमर्स में ट्राई करो, आर्ट्स में आपको ये ऑप्शंस हैं, आप आगे ये कर सकते हो। ओके, तो दूसरा है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कि जो कि बच्चे इतना पढ़ते हैं तो उनको स्ट्रेस होती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं क्योंकि एज भी ऐसी है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा रूल है कि 1 वीकली डे ऑफ होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ताकि वो बर्नआउट ना फील करें, थका थका हुआ ना फील करें कि भाई ये तो खत्म ही नहीं होके दे रहा है। ओके, और क्लासेस जो हैं वो 1 दिन में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि एक स्टूडेंट 1 दिन में 5 घंटे से ज़्यादा क्लासेस नहीं अटेंड कर सकता ताकि उसकी स्ट्रेस रिड्यूस हो सके और ओवरवर्क कम हो सके। और ये सही भी है। देखो मैं यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था तो मैं दिन में 9-9 घंटे क्लासेस करता था। सुबह 7 से साढ़े 10 तक मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की होती थी। देन दिन में 2 क्लासेस 3-3 घंटे की जीएस की होती थी। खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था तो मैं चने भिगो के ले जाता था। और दोपहर में मैं क्लास में बैठ के वो चने खा रहा था तो टीचर्स में भी इतना एटीट्यूड होता है कि मतलब म ऐसा नहीं है सामने बैठा हूँ, पीछे बैठा था। यहाँ पे खाना मत चने मत खाओ, मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हें देख के। सो आई सेड सर मेरी दिन में है ना 9 घंटे क्लासेस होती हैं। मैं सुबह 7:30 निकलता हूँ, रात को 9:30 बजे वापस रूम पे पहुँचता हूँ। सो आई डोंट हैव टाइम टू ईट और मुझे यही टाइम मिलता है और मैं चने ही खा रहा हूँ। बट नहीं, ही थ्रू मी आउट ऑफ क्लास। तो इस तरह के सैक्रिफाइसेस हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिनको कोई नहीं समझता है। ओके? तो उससे स्ट्रेस होता है, तो इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सेंटर्स को
क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनके पास जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किस तरह की हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्लियरली बताना पड़ेगा, उसमें कुछ ये नहीं कि आप बाद में एक्स्ट्रा फ़ीस ये वो ऐड कर दो और सक्सेस रेट आपको क्लियरली बताने पड़ेंगे कि आपके कितने स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स में सक्सीड हुए हैं। अब इसके अंडर कौन से कोचिंग सेंटर आते हैं? तो वो कोचिंग सेंटर जिनमें 100 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो इस लॉ के अंडर आते हैं। जो इसका पहले ड्राफ्ट बना था, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था जिसमें कि 50 से ज़्यादा स्टूडेंट वालों को कोचिंग सेंटर्स को कवर किया गया था। बट फाइनल लॉ में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब तीसरा है कि अगर कोई रूल नहीं मानता है, तो क्या उस पे पेनल्टीज़ लगेंगी? डेफ़िनेटली लगेंगी, नहीं तो फिर रूल कौन मानेगा? तो अगर कोई कोचिंग सेंटर रूल्स ब्रेक करता है, तो उसका पहला फाइन होगा 50,000, दोबारा ब्रेक करता है तो 2 लाख और बार-बार अगर वो वायलेशन करता है, तो जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो रजिस्ट्रेशन उसका छीन लिया जाएगा और वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। पहले जो ड्राफ्ट आया था उसमें पेनल्टीज़ बहुत हाई थी, यानी कि ये जो 50,000 है ये 2 लाख थी और ये जो 2 लाख है ये 5 लाख थी। बट इनको कम कर दिया गया है फाइनल बिल में। तो ताकि कोचिंग सेंटर्स पे भी बर्डन जो है वो अवॉइड किया जा सके। ओके। तो अब देखते हैं कि अब कोई कानून आया है, तो डेफ़िनेटली उसके कुछ क्रिटिसिज़्म भी होंगे, उसमें कुछ कमियाँ भी होंगी। तो इस बिल के क्रिटिसिज़्म क्या हैं और क्यों कुछ लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं? आओ देखते हैं बारी-बारी से। तो सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज़्म है ना, वो बहुत ही लेजिट क्रिटिसिज़्म है कि जो सेंटर ने गाइडलाइंस इश्यू की हुई है, ये उसके साथ अलाइन्ड नहीं है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2024 में कुछ गाइडलाइंस इश्यू की थी कोचिंग सेंटर्स के लिए इंडिया में। जिसमें एक रूल था कि कोई भी 16 साल से कम का स्टूडेंट किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकता। रीज़न भी बहुत अच्छा दिया था कि जब तक बच्चे 16 साल के होते हैं, वो स्कूल में होते हैं और तुम स्कूल और कोचिंग करके जो कि हमने भी की है 6 घंटे स्कूल, 6 घंटे कोचिंग, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता था। तो और संडे को टेस्ट होता था। तो उससे क्या होता है स्ट्रेस होती है और जब अगर वो लाइफ में बहुत जल्दी कोचिंग जॉइन कर लेते हैं। बट राजस्थान वाले बिल के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसने इस रूल को इग्नोर कर दिया। यानी कि 16 से कम के भी स्टूडेंट्स इसको जॉइन कर सकते हैं कोचिंग सेंटर्स को। और इससे कंसर्न रेज होते हैं कि क्या स्टूडेंट का वेल बीइंग जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। ओके। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है इस बिल का वो ये है कि ये सेल्फ हार्म को अच्छे से एड्रेस नहीं करता है। तो सेल्फ हार्म से स्टूडेंट्स की जो मृत्यु होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण था इस बिल के लाने का। बट ये बिल जो है और इसीलिए ये बिल जो है काउंसलिंग सजेस्ट करता है। बट ये काउंसलिंग मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो टेक्निकली काउंसलिंग को स्किप कर सकते हैं और अगर कोई स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क नहीं होगा और उसकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है, वो कैसे हैंडल करोगे? चीज़ें तो वैसे की वैसे ही रही ना, आपने रूल बना दिया बट उसको आपने मैंडेटरी नहीं बनाया, कोई फॉलो ही नहीं करेगा। सो क्रिटिक्स कहते हैं कि विदाउट मैंडेटरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये जो लॉ है ये फेल होगा फर्दर स्टूडेंट सेल्फ हार्म को प्रिवेंट करने में, जो कि इसका मेन पर्पस है। तीसरा जो बहुत ही लेजिट इसमें क्रिटिसिज्म है और ये आप भी एग्री करेंगे, टू मच ब्यूरोक्रेसी। तो बिल ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस, मेडिकल ऑफिसर, कमिटीज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें भी पता है कि जहां पे भी सरकारी काम होता है वो कैसा होता है। बट एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे तुम अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखोगे कि दिस वुड लीड टू रेड टेपिज्म, बहुत ही फेवरेट वर्ड है, एक्सेसिव पेपर वर्क, डीलेज, अननेसेसरी इंटरफेरेंस, करप्शन। अच्छा, इसके अलावा इतने सारे सरकारी बाबू जो इसमें इंक्लूड करे हैं, इसका एक और कंसर्न है, वो है इंस्पेक्टर राज। यानी कि ऑफिशियल्स जो हैं वो कोचिंग सेंटर वालों को हरास कर सकते हैं बिना मतलब के, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स। तो इन सिंपल टर्म्स ये जो सिस्टम है ये ऐसा हो जाएगा कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की जगह एक तरह से करप्शन का अड्डा बन जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा देखो सरकारी तंत्र इन्वॉल्व होगा भाई उतना ज्यादा करप्शन होगा, ये इंडिया की रियलिटी है। तो यहाँ पे ये सच में बहुत बड़ा कंसर्न है इस बिल का। अब इससे इकोनॉमी पे और स्मॉल सेंटर्स पे क्या इंपैक्ट होंगे, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। बहुत सारे स्मॉल कोचिंग सेंटर्स हैं जो इन कोटा और सीकर में ऑपरेट करते हैं, राजस्थान के बाकी सिटीज में भी ऑपरेट करते होंगे। अब रूल्स जो हैं लाइक मिनिमम स्पेस पर स्टूडेंट, मैक्सिमम क्लास आवर्स 5 घंटे, रजिस्ट्रेशन, फाइन्स, ये सब चीजें, ये जो छोटे सेंटर्स हैं उनको बिजनेस से बाहर पुश कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के पे।
के ऊपर। क्योंकि छोटे सेंटर्स बंद होने शुरू हो जाएँगे और बड़े सेंटर्स जो हैं, क्योंकि फाइन लगेंगे, ये सब होगा, बाबुओं के भी हाथ गरम करने हैं क्योंकि इतने ज़्यादा बाबू इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के लिए 2 नंबर का पैसा दोगे बार-बार इस तरह के। तो क्या होगा, फीस बढ़ेंगी बच्चों की, डेफ़िनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि वो सारा खर्चा इंस्टीट्यूट्स अपनी जेब से नहीं देंगे, वो स्टूडेंट से ही निकलेगा। दूसरा, छोटे सेंटर बंद हो जाएँगे तो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी कम हो जाएँगे। उसके अलावा जो लोकल इकोनॉमी है कोटा की या सीकर की, वो हेवीली डिपेंड करती है कोचिंग बिज़नेस पे। अब छोटे सेंटर्स बंद होंगे, स्टूडेंट्स का नंबर कम होगा और बड़े सेंटर्स भी अगर ज़्यादा तंग करोगे तो वो दूसरे स्टेट में चले जाएँगे, जिससे कि इकोनॉमी और जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा और लोकल पॉपुलेशन है जो अभी वहाँ पे किराए पे कमरे दे-दे के या फिर इस तरह करके अपना घर चला रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक और एक्यूजेशन लग रही है गवर्नमेंट पे कि ये कोचिंग इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इस बिल से, स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं दे रहे हो। ऑपोजिशन के जो एमएलएज़ हैं, वो कह रहे हैं कि पेनल्टीज़ को कम करने से और उनको सिर्फ 100 प्लस स्टूडेंट वाले सेंटर्स पे अप्लाई करके आप कोचिंग सेंटर्स को एक बीच का रास्ता दे रहे हो। ओके, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो उनका कहना है कि जो बिल है ये ज़्यादा कंसर्न्ड है, ज़्यादा ख्याल रख रहा है कोचिंग इंडस्ट्री पे ज़्यादा वज़न ना पड़े इस बात का, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट की जो मेंटल हेल्थ और सेफ्टी है, वो अभी भी इस बिल का, इस कानून की मेन प्रायोरिटी नहीं है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इन सभी एक्यूजेशंस में अपना क्या डिफेंस दे रही है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें जानना है क्योंकि हमें आंसर अपने बैलेंस लिखने हैं। तो गवर्नमेंट ने पहला पॉइंट दिया, बैलेंस एंड जस्टिस। तो जो राजस्थान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री प्रेमचंद बैरवा, वो कहते हैं कि इस लॉ का जो एम है वो है बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड कोचिंग सेंटर इंटरेस्ट। तो ये मैटर क्यों करता है? वो कहते हैं कि अगर लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो कोचिंग बिजनेस को नुकसान होगा और उससे स्मॉल बिज़नेसेस, जॉब्स, इकोनॉमी इन सब पे इम्पैक्ट होगा। और अगर ये लॉ बहुत ही लीनिएंट होगा तो इससे स्टूडेंट सेफ्टी जो है इग्नोर होगी और उनकी मेंटल हेल्थ इग्नोर होगी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक फेयर मिडल पाथ को स्ट्राइक करता है। दूसरा रीज़न है कि ये जो बिल है, ये रेगुलेट करता है बिना कोचिंग सेंटर्स को ओवरबर्डन किए। इसीलिए गवर्नमेंट ने पेनल्टीज़ जो हैं वो 2 लाख से कम करके 50,000 और इस तरह से एडजस्ट किए हैं और जो पहले 50 स्टूडेंट्स वाले सेंटर्स पे रूल अप्लाई थे, वो अब 100 प्लस सेंटर्स वाले स्टूडेंट्स पे अप्लाई होते हैं। तो इससे क्या मेक श्योर करती है गवर्नमेंट कि जो मिड साइज़ कोचिंग सेंटर्स हैं, वो शट डाउन होने के लिए बाध्य ना हो। गवर्नमेंट चाहते है कि रूल्स जो हैं वो एनफोर्स हों बट इतने स्ट्रिक्ट भी ना हो कि बिज़नेस ही कोलैप्स कर जाए। अब तीसरा जो है गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते हैं कि इससे ये जो बिल है इट इज़ मेंट टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी, काउंसलिंग एंड क्लास लिमिट्स। एट द सेम टाइम ये बिल ये भी इंश्योर करता है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यू करती रहे, ऐसा ना हो कि वो कोलैप्स करे, ताकि जो लोकल इकोनॉमी है और जो एम्प्लॉयमेंट है टीचर्स, हॉस्टल स्टाफ, सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा की, वो सब मेंटेन रहे। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं कर रहे, बट हम ये भी समझ रहे हैं कि कोचिंग बिजनेस की भी अपनी नीड्स हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि उनको भी जिंदा रखा जाए ताकि यहाँ के लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। ओके, तो ये तो था आपका टॉपिक। अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो आपसे सीधी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, जिनमें से है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस, रेड टेपिज्म, ओके, इंस्पेक्टर राज, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सब मैंने यहाँ पे दी हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनके साथ एक्सप्लेनेशंस भी मैंने आपको दी हैं और इसके बाद ये हैं जो मेंस के क्वेश्चंस हैं। किस पेपर का है? जीएस 2 का, अगेन जीएस 2 गवर्नेंस एंड लॉ, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड जीएस पेपर 4 के 4 क्वेश्चंस विद अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं कि और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका स्क्रीनशॉट लेके क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, द अंडरडॉग्स आचार्य। So this was the video. Thank you for watching. You were watching the Underdogs Acharya. Like, share, subscribe क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। Have a great day.